नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये सुसाइड को मतलब आत्महत्या को डीक्रिमिनलाइज करने की बात करता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और उसके अलावा जो हाई कोर्ट से इनके द्वारा क्या निर्णय दिए गए हैं सुसाइड को लेकर, आत्महत्या को लेकर, और यहाँ पर क्या ये 309 जो सेक्शन 309 है आईपीसी का, क्या ये हमारे संविधान के खिलाफ असंवैधानिक है, उस पर भी हम बात करेंगे। और अभी तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और दूसरे कोर्टों के द्वारा क्या ऑब्जर्वेशन दिया गया है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम इस आर्टिकल में जानेंगे। उसके बाद में आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये फिल्म सर्टिफिकेशन के बारे में है। हाल ही में सरकार ने एक अमेंडमेंट किया है, उसी को देखते हुए फिल्म सर्टिफिकेशन से लेकर क्या क्या बदलाव आएंगे उनके बारे में हम जानेंगे। अंत में बात करेंगे हम कैपिटलिज्म के, खासकर पोस्ट कोविड कैपिटलिज्म किस तरीके से इवॉल्व होगा और आज का जो दौर है ये कैपिटलिज्म किस तरीके से इसे प्रभावित करता है, उस बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपके अगर कोई प्रश्न हो, कोई फीडबैक हो, कोई चर्चा हो तो हम वहाँ जुड़ के कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का एमसीक्यू देखते हैं। वो यह है कि हाल ही में त्रिपुरा हाईकोर्ट ने 2000 अमेंडमेंट को लेकर 2014 के अमेंडमेंट जो कि नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में किया गया, उसके की प्रोविजन को इनऑपरेबल यहाँ पर बताया है। तो ये कौन सा सेक्शन है जो कि इनऑपरेबल, जो कि निष्क्रिय हो चुका है? आपका ऑप्शन ए है सेक्शन 26, ऑप्शन बी है सेक्शन 25A, ऑप्शन सी है सेक्शन 27A या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे। वह यह है कि क्या कोविड-19 के बाद का जो ग्लोबल कैपिटलिज्म है, ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2018 के बाद आया था, क्या ये दोनों एक तरीके के हैं? क्या ये एक तरीके के बदलाव ला सकते हैं और इनका क्या प्रभाव पड़ेगा खासकर कोविड-19 के बाद वाले ग्लोबल क्राइसिस में? तो आपको इस पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी करनी है, एक आलोचनात्मक यहाँ पर एक आपको इसका विश्लेषण करना है। तो आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। वहाँ पर आप कैसे पहुँचेंगे? जो आपको स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है उसको सिंपली डिस्कस करिए, वो उसको स्कैन करिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। उसके अलावा आप चाहे तो हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, उसकी सारी जानकारी स्लाइड में मौजूद है। तो पहला जो हमारा आर्टिकल है आज का, ये सुसाइड के बारे में है कि सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। अब सुसाइड की बात कैसे आई? तो हाल ही में WHO की रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि साउथ ईस्ट एशियन रीजन में जिस देश में सबसे ज़्यादा अनुपात में आत्महत्या होती है, सुसाइड रेट होता है, उसमें भारत सबसे आगे है। NCRB का डेटा भी देखिए तो यहाँ पर पता चलता है हमें कि 2018 और 17 के आंकड़ों को अगर कंपेयर करें तो 9.9 से बढ़ के 10.2 हो चुका है। मतलब समय के साथ ये बढ़ते जा रहा है। तो अगर हम 2019-20 के भी आंकड़े देखेंगे तो इसमें भी बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी। अब बात ये है कि क्या सुसाइड का क्रिमिनलाइजेशन, क्या सुसाइड को, आत्महत्या को एक ऑफेंस मानना सही है? हमारे कानून में देखें तो आईपीसी भारतीय दंड संहिता की धारा 309 में कहा गया है कि जो सुसाइड है, अगर आप सुसाइड का अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 1 साल तक का यहाँ पर सजा होंगी, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, और उसके साथ में फाइन भी हो सकता है या सिर्फ फाइन भी हो सकता है। अब इसको डीक्रिमिनलाइज करने का अटेम्प्ट किया गया था 1961 और 1972 में। यहाँ पर 309 को रिपील करने की बात की गई थी, लेकिन कुछ कारणों से एक बार लोकसभा डिसॉल्व हो गई, दूसरी बार कुछ और इलेक्शंस वगैरह का दौर आ गया, कुछ ऐसी चीज़ें आ गई, उसके कारण ये नहीं पारित हो पाया। अब यहाँ पर ये डिबेट तो ज़रूर शुरू हो गया है कि क्या सुसाइड को क्रिमिनलाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर हम आर्ग्यूमेंट्स देखें इन सपोर्ट ऑफ क्रिमिनलाइजेशन तो ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996 में एक केस हुआ है। इसमें बताया गया है कि अगर आप अननेचुरल तरीके से अपनी लाइफ टर्मिनेट करते हैं तो ये राइट
राइट ऑफ लाइफ जो है इस कंसेप्ट के अगेंस्ट जाता है। इसी बात को दोहराया गया है अरुणा रामचंद्र शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। इंडोनेशिया का ये केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। तो 2011 में इसी चीज़ को बताया गया है कि अगर आप अपनी जान को लेते हैं तो ये एक अपने आप में ऑफेंस होगा, क्योंकि राइट टू लाइफ हमको आर्टिकल 21 से मिली हुई है। अब इसके अगेंस्ट के अगर आर्ग्यूमेंट देखें तो वो हमें मारुति श्रीपति सुबल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जो 1986 में हुआ है। इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है कि जैसे आर्टिकल 19 में आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोलते ही रहेंगे हमेशा, आपके ऊपर ही अगर आप चाहे तो आपको साइलेंट या चुप रहने का भी अधिकार है, और एसोसिएशन का अधिकार रहता है। अगर आप एसोसिएशन नहीं करना चाहते तो वो भी आपको अधिकार है। तो यहाँ पर तो ये किसी तरीके का ऑफेंस नहीं हुआ। फिर राइट टू लाइफ अगर आपके पास में है और आप लाइफ नहीं रखना चाहे अपने पास, तो ये कैसे ऑफेंस हो गया, ये तर्क दिया गया। उसके बाद में ही अगर हम देखें यहाँ पर तो मारुति श्रीपति केस में ये भी ऑब्जर्व किया गया कि दोज हु मेक द सुसाइड अटेम्प्ट, अभी जो लोग जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं ये किसी प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर या इन्हें साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। इनको प्रिजन के पीछे कन्फाइन करना अपने आप में गलत होगा। उसके अलावा चेन्ना जगदेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड पी रतिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन दोनों ही केस में बताया गया है कि सेक्शन 309 जो है ये आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है और उसके विपरीत जाता है। तो यहाँ पर बात ये की गई कि सरकारों ने क्या करा कि इसके बीच का एक रास्ता निकाला। जब मेंटल हेल्थ बिल आया कुछ वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर सरकार ने एक बीच का रास्ता निकालते हुए यहाँ पर 309 को कर्व्ड आउट कर दिया। क्या कर्व्ड आउट करा यहाँ पे, क्या चीज़ यहाँ पे डिक्रिमिनलाइज की, वो ये कि अगर आप किसी तरीके की मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं और आप सुसाइड करते हैं और आप बच जाते हैं तो इसके बाद में आपको सज़ा नहीं होगी, क्योंकि वो लोग जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं किसी मेंटल डिसऑर्डर के कारण उन्हें सज़ा नहीं होगी। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन लेकर आ गए। लेकिन अब दिक्कत ये है कि ये अपने आप में एक मेडिकल लीगल क्वेश्चन बन गया। अगर आपको यहाँ पे 309 से बचना है तो आपको आपकी मेडिकल कंडीशन प्रूव करनी होंगी, और हमें हमारे देश में पता है कि मेंटल हेल्थ को लेकर कितनी कम अवेयरनेस है। तो ये भी अपने आप में एक विषय है कि यहाँ पर इसलिए राइटर ने सजेस्ट किया गया है कि इसे पूर्ण रूप से डिक्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। तो चलिए अगर हम देखें तो भारत में काफ़ी ज़्यादा सुसाइड देखने को मिलती है। पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं में ज़्यादा सुसाइड अटेम्प्ट देखने को मिल रहा है। 1990 में अगर हम देखें तो भारत में 16.4% वर्ल्ड का जो शेयर है सुसाइड का होता था, वही 2016 में ये बढ़ के 17.8 हो गया है। चलिए दूसरा जो हमारा आर्टिकल है ये सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट बिल 2021 के बारे में है। कोई भी बिल आने के पहले सेंसर बोर्ड के पास में जाता है और उसके बाद में वो बिल फिल्म फिर पास होती है। तो सेंसर बोर्ड जो है ये चलता है सिनेमेटोग्राफी एक्ट के अनुसार। इसी में संशोधन की बात की गई है। तो क्या संशोधन किया गया, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिविजनरी पावर्स है इसका दायरा और बढ़ाया गया, और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई कि वो री एग्जामाइन कर सकती है कोई भी फिल्म जो कि क्लियर की गई है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC या जिसे हम सेंसर बोर्ड कहते हैं उनके द्वारा। तो यहाँ पर सेंटर ने ये कहा ऑन अकाउंट ऑफ वायलेशन ऑफ सेक्शन 5B1, अगर 5B1 का अगर वायलेशन होता है, ये जो प्रिंसिपल्स दिए गए जो गाइडलाइंस दी गई उसमें वायलेशन होता है, तो वो अपनी रिविजनरी पावर को यूज़ करके री एग्जामाइन करके उस फिल्म का जो सर्टिफिकेशन है उसको रोक सकती है। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ये पावर मिल जाती है कि वो किसी भी तरीके के ऑर्डर को, जो बोर्ड का ऑर्डर पास है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का, उसको रिवर्स कर सकती है, उसको पलट सकती है। तो इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात करी गई थी और जिसे अपहेल्ड किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नवंबर 2020 का केस है, इसमें बताया गया था कि सेंटर कैन नॉट यूज इट्स रिविजनरी पावर्स ऑन फिल्म दैट हैव ऑलरेडी बीन ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट बाय CBFC। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो यहाँ पर क्लियर कह दिया था 2011 में कर्नाटक हाई कोर्ट के जजमेंट को अपहेल्ड करते हुए
कि यहाँ पर अगर बोर्ड ने इसे क्लियर कर दिया है तो रिविजनरी पावर सेंटर के पास में नहीं रहती है और वो उसको सर्टिफिकेट जो ग्रांट किया गया है उसे नहीं रोक सकती है। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस ये है कि सबसे पहली बात, कुछ दिनों पहले हमने एक आर्टिकल की बात करी थी जहाँ पे बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स को ख़त्म कर दिया गया, तो उन्हीं में से एक ट्रिब्यूनल था फिल्म सर्टिफिकेट अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो इसे ख़त्म कर दिया गया है। उसके अलावा तो ये अपने आप में एक बात है कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर बढ़ गई है, जो जुडिशियल पावर है उससे ख़त्म किया गया है, एक अपीलेट ट्रिब्यूनल को ख़त्म किया गया है। उसके अलावा इस कानून में जो एज बेस्ड सर्टिफिकेशन है अभी तक केवल 3 कैटेगरी का होता है, जैसे एडल्ट कंटेंट या 13+ कंटेंट या चिल्ड्रन कंटेंट, 3 प्रकार का होता है। एक चिल्ड्रन कंटेंट होता है, एक चिल्ड्रन देख सकते हैं बट विद सुपरविजन ऑफ पेरेंटल सुपरविजन के साथ में, और एक एडल्ट कंटेंट होता है। तो अभी से बढ़ा के 5 कैटेगरीज करने की बात की गई है। उसके अलावा प्राइवेसी के लिए भी प्रोविजन लाया गया है कि अगर प्राइवेसी है तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा दंड हो सकता है। उसके अलावा अभी जो सर्टिफिकेशन मिलता है ये केवल 10 वर्षों के लिए मिलता है, लेकिन अब जो सर्टिफिकेशन मिलेगा ये परपेचुएटी के लिए, मतलब इटर्नल सर्टिफिकेट अपने आप में होगा। अब यहाँ पर कंटेंशन क्या है? कंटेंशन है द न्यू ड्राफ्ट मेक्स स्पेस फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी पावर, इनको एक बहुत बड़ी पावर यहाँ पर मिल गई है क्योंकि वो बोर्ड के किसी भी डिसीजन को पलट सकते हैं। इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री जो है, फिल्म मेकर्स जो है, उनके द्वारा इस निर्णय की, इस कदम की बहुत आलोचना की जा रही है। चलिए आज का तीसरा आर्टिकल देखते हैं जो कि बात करता है कि क्या पूंजीवाद कैपिटलिज्म कोविड के बाद में बदल सकता है, और पूंजीवाद पे, कैपिटलिज्म पे कोविड का जो पूरा असर है वो किस तरीके से पड़ेगा। अब बात यहाँ पर ये की गई है कि कोविड-19 के बाद जो एक ग्लोबल क्राइसिस हमें देखने को मिल रहे हैं ग्लोबल कैपिटलिज्म में, क्या वो 2008 में आए हुए ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के समान ही है, कितना प्रभाव डालेंगे और किस तरीके से रहेंगे, उस पर यह आर्टिकल बात करता है। तो अगर हम अभी की बात करें तो करंट पेंडेमिक इज ऑल्सो द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, मतलब ये पेंडेमिक अपने आप में एक पहले तरीके का ऐसा कोई पेंडेमिक आया नहीं था। हाँ, यहाँ पे हमें फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं जो कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस जैसे ही थे, लेकिन पेंडेमिक से आया हुआ अपने आप में पिछले 9 दशकों में ये पहला ऐसा इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस है। अब यहाँ पर एक बात ये है कि जो पॉलिसी रिस्पॉन्स है ये दोनों ही 2008 और 2020 के क्राइसिस में समान है। यहाँ पर चीप लिक्विडिटी प्रिजर्व करने का एक चुनौती है बहुत बड़ी। उसके अलावा चैलेंज फॉर सोसाइटी, गवर्नमेंट एंड कैपिटलिस्ट कम्स फ्रॉम न्यू एज टेक कैपिटलिस्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले लिक्विडिटी की एक बात होती है। दूसरी ये है कि यहाँ पर जो चैलेंजेस है ये गवर्नमेंट को है, सोसाइटी को है, और उसके साथ में जो पूंजीवाद है इन्हें भी है, क्योंकि जिस तरीके से जो कैपिटलिज्म है न्यू एज के हिसाब से टेक्नोलॉजी इवॉल्व कैपिटलिज्म हो रहा है। काफ़ी ऐसी चीज़ें आई है जो पिछले कुछ वर्षों, 1 दशक पहले थी नहीं, तो अपने आप में काफ़ी डायनेमिक बदलाव है। तो इसके साथ में सोसाइटी को, सरकारों को और साथ ही साथ जो पूंजीवाद है इनको भी कोप करना पड़ रहा है। उसके अलावा डिफरेंट प्लेबुक नेवर डिपेंडेड ऑन प्रॉफिट बट जनरेटिंग मैसिव वैल्यूएशन इवन एट अ ह्यूज लॉसेस। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम हमारे शेयर मार्केट की ओर देखें तो यहाँ पे हमारा शेयर मार्केट आगे बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन जीडीपी में उसका रिफ्लेक्शन इतना दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी का अगर हम समय देखें तो यहाँ पर प्रॉफिट से ज़्यादा बड़ा वैल्यूएशन हो जाता है। क्योंकि अगर आपने कोई कंपनी खड़ी करी है, उसका वैल्यूएशन बढ़ गया है, तो ऑब्वियसली अगर वो कल को मार्केट में जाएंगी तो यहाँ पर आपको उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जो प्रमोटर्स है। तो फोकस जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर वैल्यूएशन बढ़ाने में है, फिर भले ही आपको ज़्यादा लॉसेस देखने को मिले। उसके अलावा G7 की हाल ही में यहाँ पर जो बैठक हुई थी उसमें मिनिमम कॉरपोरेशन टैक्स की बात की गई है, क्योंकि बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनी हैं जो अपना टैक्स बचाने के लिए टैक्स हेवन कंट्रीज़ का सहारा लेती है। उसके अलावा एडिशनल टैक्सेशन बढ़ाने की भी बात की गई है। अब यहाँ पे कोविड-19 में एक जो सबसे बड़ा चैलेंज आया वो इस चीज़ का था कि ह्यूमन लाइफ को, ह्यूमैनिटी को अपने आप में सबसे बड़ा थ्रेट हो गया था। कोविड-19 के अलावा अगर एक और उदाहरण देखें तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा थ्रेड हो सकता है ह्यूमन लाइफ को, ह्यूमन एग्जिस्टेंस को, कि आप कितना भी कैपिटलिज्म कर ले, आप कितना भी पैसा कमा लिए, लेकिन अगर ऐसी विपदा कोविड-19 जैसी या
क्लाइमेट चेंज से, तो फिर आप इसमें पैसा कितना भी लगा दीजिए, आप नहीं अपने आप को बचा सकते हैं। वर्ल्ड में बहुत अच्छा एक कंसेप्ट है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, क्योंकि कॉर्पोरेट्स जो कमाते हैं ये कहीं ना कहीं सोसाइटी से ही उनके पास में आता है। अब यहाँ पर ये एक महत्वपूर्ण बात है कि भारत ने भी इसी तर्ज पर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपने लीगल फ्रेमवर्क का दशकों पहले भाग बना लिया है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। करीब जो पिछले हमारे अमेंडमेंट हुए थे उससे पहले ये करीब एक दशक पहले का ये बदलाव है जब ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया। अब प्राइवेट सेक्टर की क्या रोल होता है, खासकर जब फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं तब, या उसके अलावा अगर हम देखें कि जब तब खासकर कोविड-19 में क्या रोल बन गया है और किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है, तो वो हम जानेंगे। तो अगर हम देखें तो प्राइवेट सेक्टर के पास में एबिलिटी होती है कंटिन्यूसली वर्क करने का, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स जो है, निवेशक जो है, उनकी तरफ से इन पर प्रेशर होता है। क्योंकि अगर निवेशक ने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसे तो उसके रिटर्न से मतलब रहेगा। इसी कारण कंटिन्यूसली प्रेशर जो है वो इन्वेस्टर्स से बना रहता है, और यही कंपनी और कॉर्पोरेट्स को कंटिन्यूसली मूव करने के का एक सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो कंपनीज, जो कॉर्पोरेट हाउसेस इन्वायरमेंट और सोसाइटी के टुवर्ड प्रोग्रेसिव एक्शन रहते हैं, इन्वेस्टर्स में उनका काफ़ी ज़्यादा वो पॉपुलर होते हैं और यहाँ पे इन्वेस्टर्स द्वारा उन्हें रिवॉर्ड भी किया जाता है। वही अगर हम दूसरा साइड देखें तो अगर वहाँ पर कोई ऐसा एक्शन नहीं रहता है, इस प्रोग्रेसिव एक्शंस का सेंस रहता है, तो उन्हें पेनलाइज किया जाता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो सोसाइटी में भी आजकल मार्केट फोर्सेस जो है वो दैट इज एम्बिडेड इन सोसाइटी। मतलब इन्वेस्टर की जब मैं बात करूं तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है, अर्थात उन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में किसी तरह डेट या इक्विटी के माध्यम से इन्वेस्ट किया हुआ है। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें रहती है, जैसे मार्केट में इन्वॉल्वमेंट लोगों का सोसाइटी का बढ़ गया है, इसके कारण कहीं ना कहीं यहाँ पर सोसाइटी खुद ही मार्केट को ऊपर उठाना चाहती है, क्योंकि ये उनके बेनिफिट का होता है। अब यहाँ पर ये चीज़ अंत में कही गई है कि जिस प्रकार का ये एक इम्परफेक्ट वर्ल्ड में ये एक परफेक्ट स्टॉर्म आया है, लेकिन उसके बावजूद भी कैपिटलिज्म, पूंजीवाद अपने आप में सरवाइव करेगा, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से फाइनेंशियल क्राइसिस हो या कोविड-19 जैसे पेंडेमिक क्राइसिस हो, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर फिर भी अपना रोल जो है वो निभाता रहता है। तो चलिए, आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।